नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है अपमान की सूखी रोटी। बाबूजी, चलिए जल्दी से खड़े हो जाइए, आपको इनको दुकान पर खाना पहुंचाना है, जल्दी से देकर आ जाइए। राजेश जी की बहू ने रसोई से आवाज़ दी तो राजेश जी के मुंह से निकल गया, लेकिन बहू, इस समय बाहर तो गरम लू चल रही है। बहू के कान में ये शब्द पहुंच गए तो वह आग बबूला होकर बोली, क्या बोल रहे हैं? इस घर में बढ़िया बढ़िया खाते टाइम तो ऐसा नहीं लगता। बेटा पूरे दिन दुकान संभाले और ये दोनों आराम से बैठकर घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहे। बेटे के लिए खाना लेकर जाने में लू लग रही है बुढ़े को। बहू उन पर ही गर्म होने लगी थी। बहू की बड़बड़ाहट किचन से बाहर तक आ रही थी। एक तो ये बुढ़िया बाहर ही बिस्तर पकड़ कर बैठ गई और ऊपर से बुढ़ा भी ताव दिखा रहा है। राजेश जी ने बाहर से ही सब सुन लिया और चुपचाप टिफिन उठाकर बाहर निकल गए और अपने बेटे सुभाष के लिए खाना लेकर इस लू चलती दोपहरी में लू के थपेड़े खाकर साइकिल खींचते हुए जैसे तैसे दुकान पहुंच गए। राजेश जी जब पसीने में लथपथ दुकान पहुंचे तो देखा कि बेटा अंदर नहीं था, तो वह काउंटर के पास बेटे की खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गए और गर्मी से खुद को राहत देने लगे। एसी की ठंडी ठंडी हवा से राजेश जी के शरीर की तपन जब कुछ कम हुई तो बैठे बैठे ठंडक से उनको नींद लग गई। तभी कोई ज़ोर से चीखने लगा तो हड़बड़ा कर राजेश जी की आँख खुल गई। सामने देखा तो उनका बेटा सुभाष चीख रहा था, बाबूजी, इस पर कैसे बैठ गए आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पर बैठने की? औकात में क्यों नहीं रहते आप? आपने पूरी जिंदगी में इस कुर्सी पर बैठने लायक किया ही क्या है? बेटे की बातें सुनकर राजेश जी की आंखें भीग गई। सुभाष चिल्लाता हुआ बोला, अरे वो छोटू, जल्दी से कोई साफ कपड़ा लेकर आ और इस कुर्सी को फटाफट अच्छे से साफ कर। इन्होंने सारी कुर्सी पर पसीने की बदबू कर दी है। जाने क्या ज़रूरत थी यहाँ बैठने की। छोटू जल्दी से दौड़कर कपड़ा लेकर आया और राजेश जी से कुर्सी पर से उठने के लिए कहा, बाबूजी, आप प्लीज़ यहाँ से उठ जाइए, वरना साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। राजेश जी से यह सब कहते हुए दुकान के नौकर छोटू की आंखें छलक आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। जिनके साथ रहकर बचपन से काम किया, आज उनके साथ उनके सामने उनका ही बेटा ऐसा व्यवहार कर रहा था जो उससे देखा नहीं जा रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिन्होंने उसके लिए इतना किया उनके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। राजेश जी चुपचाप उस कुर्सी से उठ गए। उन्हें उठाते देखकर बेटे ने छोटू को कुर्सी साफ करने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर बैठ गया। राजेश जी अपमान का घूंट पीकर रह गए, फिर भी धीरे से बोले, बेटा, बहू ने खाना भेजा है, लो खा लो। सुभाष उन्हें घूरते हुए बोला, आपको कितनी बार कहा है कि मेरी दुकान पर मत आया करो। आपके मनहूस कदम मेरी दुकान पर पड़ते हैं तो मेरे ग्राहक आपको देखकर वापस लौट जाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मेरा काम धंधा चौपट हो जाए? सुभाष बुरी तरह अपने पिताजी पर गुर्राया तो राजेश जी बोले, बेटा, मैंने ही इतने सालों से इस दुकान को चलाया, लेकिन मैंने दुकान तुम्हारे नाम क्या कर दी? तुम्हें तो अपने ही बाप के कदम मनहूस लगने लगे। मेरी ही रोजी पर बैठकर मुझे ही आंखें दिखाने लगे हो। मैं एक वक्त पर इस दुकान का मालिक हुआ करता था और आज भी हूँ।
आज राजेश जी ने बेटे का बर्ताव देखकर जब मुंह खोला तो सुभाष सकड़ते हुए बोला, तो क्या हुआ? बाप की चीज़ बेटे को ही मिलती है। आप खुद नहीं देते तो आपके मरने के बाद मिल जाती। देखिए, इस दुकान को मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आपके समय में छोटी सी दुकान हुआ करती थी और आज इतना बड़ा शोरूम हो गई है। आज सब मुझको देखते ही सिर झुकाते हैं और सच्चाई ये है कि अब मैं इसका मालिक हूँ और आपकी औकात आज इतनी भी नहीं है कि आप मेरे आगे खड़े होकर इस तरह ताने दे सके। दोनों की बातें सुन कर आसपास के सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे और सब राजेश जी के लाचार चेहरे को खड़े देख रहे थे। उनकी बेइज्जती होते देखकर हर किसी को आंखें भीगने को तैयार थी, क्योंकि अभी भी स्टाफ में कुछ पुराने लोग मौजूद थे जिन्होंने राजेश जी का संघर्ष देखा था। सबको अपनी तरफ देखा तो राजेश जी की आंखें छलक पड़ी। वह आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा, जुबान संभाल कर और आहिस्ता से बात करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। आखिर कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखो। देखो, सब लोग देख रहे हैं। सुभाष बेशर्म की तरह हंसते हुए बोला, आपको गलत फहमी है कि आपके पास अभी भी इज्जत है। अरे, ये लोग आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आप कैसे अपने ही बेटे को ताने दे रहे हैं। सुभाष ने उनकी तरफ देखकर मुंह बनाया तो राजेश जी का दिल बिखर कर रह गया। आम तौर पर तो वह रोज़ ऐसी ही बातों का सामना कर रहे थे और अब दो दिल पर पत्थर भी रख लिया था, मगर आज तो अपने बेटे का यह रूप देखकर राजेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं पोंछकर अपने घर लौट आए। आज उनके कदम कँपा रहे थे और दिल में इतना दर्द था कि मानो हजारों कांच के शीशे एक साथ उनके दिल पर चुभ रहे हो। घर आकर सीधे वह अपने कमरे में गए और निढाल होकर अपने बिस्तर पर धम से गिर पड़े। जिन लोगों के बीच वो सीना चौड़ा कर निकलते थे, आज उन्हीं सबके सामने उनके बेटे ने उनकी बेइज्जती करके उनका ऐसा अपमान किया था जिसे वह मरते दम तक नहीं भूल सकते थे। उनकी पत्नी शोभा जी उनकी यह हालत देखकर घबरा गई और पूछने लगी, मगर शोभा जी के बार बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोले और बिस्तर लेटे हुए बार बार अपनी भीगी आंखें पोंछते रहे। शाम को बेटा जब घर आया तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर फिर से उनको इस छोटी सी बात पर बहुत जलील किया। राजेश जी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और धम से गिर पड़े। तभी अचानक राजेश जी के गिरने की आवाज़ से शोभा जी की नींद चौंक कर खुली तो वो चश्मा उठाते हुए चारों तरफ राजेश जी को निहार रही थी, लेकिन वह दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। तो आते भी कहाँ से? अभी कुछ महीने पहले ही तो। सोचते सोचते शोभा जी की आंखें भर आई, क्योंकि उसी दिन राजेश जी की मृत्यु हार्ट अटैक आने के कारण हो गई थी और आज तक शोभा जी उनको याद करती रहती थी। तभी उनकी बहू गुस्से में चीखते हुए उनके कमरे में आई और बोली, बुढ़िया, मैंने तुझसे एक काम कहा था, तूने अभी तक किया कि नहीं? शोभा जी ने कहा, बहू, जिस घर को मैंने इतने सालों से सजाया संवारा, जिस घर में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई, क्या उस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं? मैंने तुम्हें कभी सुभाष से अलग नहीं समझा। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो
और मैं हमेशा यही चाहती थी कि तुम दोनों का इस घर पर बराबर का अधिकार है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम दोनों इस घर पर अपना अधिकार जमा लो और मुझे मेरे ही घर से बेघर कर दो। दरअसल मीना ने शोभा जी को घर के कागज साइन करने के लिए दिए थे, जिसको अभी तक उन्होंने साइन नहीं किया था। शोभा जी की बात सुनकर मीना तपाक से बोली, अगर मुझे बराबर का हक दिया होता तो ये घर मेरे नाम करती। तुझे रखते हम हैं, खिलाते हम हैं, लेकिन तू मालकिन बनना चाहती है। जीते जी हमारे नाम कर दे, वरना मरने के बाद भी हमारा ही है। लेकिन तुझे तो इस उम्र में तीर्थ करने के बजाय मालकिन बनने का शौक क्यों चढ़ा है? बूढ़ा तो चला गया, मगर ये रह गई। शोभा जी बोली, सही कहा तुमने बहू। जब तुम्हारे ससुर यानी मेरे पति ही नहीं रहे तो मेरे हक में तो अब लड़ने वाला ही कौन है? क्योंकि बेटा तो बहू का गुलाम है। जब कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ यही करेगी तो तुम्हें यह सब याद आएगा। मैंने अपना सब कुछ अपनी बेटे को दे दिया, उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इसी लायक बनाया, तो क्या यही सुनने के लिए कि ये घर अब सुभाष का और तुम्हारा है और मेरा कोई हक नहीं है? तुम्हें तुम्हारे घर से ऐसे निकाला जाएगा तो समझोगी। कहते कहते शोभा जी रोने लगी थी तो मीना भड़क कर बोली, अपनी बकवास जाकर किसी और को सुनाना। और सर्वेंट रूम खोल दिया है, अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहीं अपना डेरा जमाओ। एक अकेली औरत ने इतना बड़ा कमरा हथियार रखा है। अब निकलो यहाँ से और याद रखना कि इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। इसीलिए जल्दी ही अगर ये बात मान लोगी तो बुढ़िया तुझे ही तकलीफ़ कम होगी, वरना तो मेन गेट से बाहर भी कर सकती हूँ। शोभा जी बोली, बहू ऐसा मत करो, इस कमरे से मेरे पति की यादें जुड़ी है, मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। सुनकर मीना चिल्लाई, वाह रे लैला मजनू, बूढ़ा चला गया और बुढ़िया लैला की तरह आंसू बहा रही है। अरे इतना प्यार था तो उसके साथ ही क्यों नहीं चली गई? शोभा जी उसके हाथ जोड़ने लगी तो मीना उनको धक्का देकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद मीना ने शोभा जी का सारा सामान सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया। शोभा जी रोती रही, मगर सुभाष ने भी उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शोभा जी को इससे बहुत तकलीफ हुई। इस बात से हैरान शोभा जी रोते रोते अपनी ही किस्मत को कोस रही थी। सर्वेंट क्वार्टर में जाकर अपने पति राजेश जी की तस्वीर स्टूल पर रखते हुए कह रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, घर संपत्ति सब आपके बेटे की है, तो अब मैं माँ किसकी हूँ? अब मेरा कौन बचा है यहाँ? ये दुनिया कितनी जालिम है, बिना पति के कोई नहीं पूछता, ये मैंने देख लिया है। हालत इससे भी बदतर हो जाएंगे, पर कोई पूछने नहीं आएगा। इतना कहकर शोभा जी तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी और उस दिन को याद करने लगी जब वो ब्याह कर उस घर में आई थी और विदाई के वक्त माँ बाप ने कहा था, ये तो तुम्हारे माँ बाप का घर है, अब से तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। जब ससुराल पहुँची तो वो सास ससुर का घर था और उनके देहांत के बाद उस घर को लोग पति के नाम से जानने लगे। शोभा जी को लगा पति का घर मतलब उसका घर, और वो जी जान से उस घर को सजाने और संवारने में लग गई। हर रिश्ते को शोभा जी ने सम्मान और प्यार से संवारा। फिर उनके जीवन में सुभाष आया, उसकी खुशियाँ भर गई। वक्त बीता,
सास ससुर के जाने के बाद पति और सुभाष ही अब शोभा जी की जिंदगी थे और वह उसमें बहुत खुश भी थी। उनका समय अच्छे से बीत रहा था। उन्होंने बेटे को अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगे। बड़ा होकर सुभाष पढ़ने लिखने के लिए हॉस्टल चला गया और जब अपनी पढ़ाई पूरी ख़त्म करके घर लौटा और बोला कि अब वो MBA करना चाहता है, तो राजेश जी बोले, बेटा सुभाष, मेरी गारमेंट्स की दुकान तुम क्यों नहीं संभालते? सुभाष बोला, पापा मैं आपकी तरह छोटी सी दुकानदारी नहीं करना चाहता। इतना पढ़ लिख कर क्या मैं छोटी सी दुकान पर बैठूंगा? ये मेरा स्टेटस नहीं है। राजेश जी हैरान होकर बोले, क्यों? जो बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, क्या वो किसी से कम होते हैं? पिता पुत्र में बहुत बहस हुई तो शोभा जी ने राजेश जी से कहा, अरे एक मौका दे दीजिए ना। अगर ये अपने दम पर कुछ करना चाहता है तो करने दीजिए। आखिर इतनी पढ़ाई लिखाई भी तो की है। राजेश जी लंबी सांस लेकर बोले, ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन याद रखो कि जिस दिन तुम अपने काम में फेल हो गए, उस दिन तुम ये मत सोचना कि मैं सारी संपत्ति तुम्हें यूं ही दे दूंगा। बिना मेहनत के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दुकान संभाल कर दिखाओगे तभी सब कुछ मिलेगा। सुभाष MBA की पढ़ाई करने लगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात मीना से हुई। मीना का ध्यान पढ़ाई लिखाई में कम और मौज मस्ती में ज़्यादा होता था। उसे लगा कि सुभाष पैसे वाला है तो उसके साथ उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी, इसीलिए वह उसके साथ घूमने फिरने लगी और सुभाष को भी उसका साथ अच्छा लगता था। दोनों के संबंध प्रेम तक पहुँचे तो मीना ने उन पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया। 1 साल बाद एक दिन सुभाष मुंह लटकाकर राजेश जी के सामने खड़ा हुआ, ये कहकर कि मैं अब MBA नहीं करना चाहता। मुझे फटाफट पैसे कमाना है और लाइफ में कुछ करना है। शोभा जी गुस्से में बोली, अरे अब तक तो पैसा खर्चा किया, उसका क्या? बेटा तुम कुछ काम धंधा नहीं करोगे तो कोई भला अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कैसे करेगा? क्या तुम जीवन भर अपने पापा की कमाई पर जीना चाहते हो? तुम्हारे पापा ने तो कहा ही था कि तुम उनके साथ काम करो, पर तुमने ही मना किया। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम जल्दी से जल्दी सेठ होना चाहते हो? तो सुभाष अपनी माँ से बोला, माँ मेरी बात समझो, मैं बाबूजी से बोलूँगा तब वो नाराज़ हो जाएंगे। माँ मेरे कॉलेज में एक लड़की है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अब उसके माता पिता उस पर शादी का दबाव डाल रहे हैं तो मुझे उससे शादी करनी होगी, नहीं तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। फिर आप लोग जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। किसी ने सच ही कहा है, माँ का हृदय मोम का हो तो वह उसके लिए ही दुख का कारण बन जाता है। जिसे एक माँ कभी अपने बच्चों की चालाकियाँ भाप नहीं पाती है और गलतियों में साथ दे बैठती है। आखिरकार शोभा जी ने राजेश जी को मना ही लिया और वो भी मान गए और फिर धूमधाम से मीना और सुभाष की शादी हुई। 1-1.5 महीने तक दोनों बाहर घूमने फिरने में ही लगे रहे और सुभाष ने जमकर पिता का पैसा मीना पर खर्चा किया। बहू के आने के बावजूद भी शोभा जी को एक पल के लिए आराम नहीं मिलता था, लेकिन अब वह थकने लगी थी। लेकिन हर वक्त बाहर रहने वाली बहू से कुछ कहने की हिम्मत नहीं आ पा रही थी। पत्नी की हालत देखकर राजेश जी चिंतित हो रहे थे कि अगर कल को उन्हें कुछ हो गया तो क्या शोभा को
बेटे बहू रख पाएंगे? क्या उन्हें वही सम्मान अधिकार मिलता रहेगा? देखते ही देखते सुभाष की शादी को 1.5 साल हो गए, पर मीना का रंग ढंग कुछ नहीं बदला। उसका घर गृहस्थी में ध्यान ही नहीं था, बल्कि उसे किट्टी पार्टी और सहेलियों के साथ घूमने से फुर्सत ही नहीं थी। उसे लगता था वो उस घर में बस आराम करने के लिए आई है। जब भी शोभा जी कोई काम कहती तो वो कहती कि अगर काम ही करना होता तो मैं सुभाष से शादी क्यों करती, और आप भी तो पूरे घर में बैठी रहती हैं। घर का काम करने से कोई मर नहीं जाता। बिस्तर तोड़ने से अच्छा है कि घर का काम किया करो, जिससे कसरत भी हो जाएगी। धीरे धीरे मीना ने राजेश जी के सामने भी शोभा जी को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। सुभाष पिता की दुकान संभालने लगा था और पिताजी को घर और बैठने को ही कहता था, मगर मीना का बर्ताव दिन पर दिन बुरा होता जा रहा था। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया और अब शोभा जी मीना से डरने लगी थी। मीना ना तो दोनों को पेट भर खाना देती थी, बल्कि घर के सारे काम भी शोभा जी को करने पड़ते थे। ये देख देख कर राजेश जी का दिल बहुत दुखी होता था, क्योंकि मीना उन दोनों का बहुत अपमान करती थी। अपने ही घर में इस तरह रहना उनको काट रहा था। एक रोज दुकान पर सुभाष का खाना लेकर गए, जहां सुभाष ने राजेश जी का सबके सामने बहुत अपमान किया। उन्होंने कुछ बोलना चाहा तो सबके सामने सुभाष ने राजेश जी से उल्टा ही सुनाया। अपने पुराने स्टाफ और ग्राहकों के सामने अपना ये अपमान शायद राजेश जी बर्दाश्त ना कर सके और चुपचाप घर जाकर कमरे में बंद हो गए। शोभा जी ने जब पूछा तो उन्होंने शोभा जी से कहा, शोभा, कल को जब मैं ना रहूं तो एक बात याद रखना, कभी भी अपना सब कुछ अपने बेटे बहू के हाथ में मत देना, वरना वह तुम्हें एक एक पैसों के लिए मोहताज कर देंगे। मुझे बेटे बहू के रंग ढंग सही नहीं लग रहे हैं। राजेश जी अभी बता नहीं पा रहे थे कि आज सुभाष ने क्या अपमान किया। शोभा जी बोली, आप सही कह रहे हैं जी। काश कि मैंने आपकी बात उस समय मान ली होती और सुभाष और मीना की शादी के लिए आपको मनाया ना होता। फिर शोभा जी ने घर की घटनाओं के बारे में उन्हें बताया। राजेश जी ये जानकर दुखी थे कि आज मीना ने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की। तभी मीना आवाज़ लगाती हुई उनके कमरे में आई और बोली, बुढ़िया, तुझे पता है ना कि सुभाष घर आ चुके हैं, तो फिर चाय नाश्ता कौन बनाएगा? यहाँ आराम कब तक करेगी? शोभा जी बोली, बहू, कम से कम अपने पति के लिए चाय नाश्ता तो तुम बना ही सकती हो। तुम्हारे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि आज तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मीना बोली, 2 बातें बेटे ने क्या कह दी, यह बूढ़ा तो बिस्तर पकड़ कर बैठ गया और ये बुढ़िया है कि इस उम्र में इनके साथ वक्त बिताने का बहाना ढूंढती है। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? ये सुनकर राजेश जी का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, बस करो बहू, क्या तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है? तुम तो ससुराल में किसी की इज्जत नहीं करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह से बात करने की? भूलो मत, ये घर इसका है। तभी सुभाष आया और बोला, और आपको किसी ने नहीं सिखाया कि बेटा जब बड़ा हो जाए
तो बाप को थोड़ी चुप्पी साध लेनी चाहिए। दुकान पर जो बोला वो क्या काफ़ी नहीं था जो यहाँ भी आप कुछ सुनना चाहते हैं? मीना हंसकर बोली, अरे नहीं सुभाष, अभी इनको कुछ मत बोलो। ये तो इतने नाजुक हैं कि थोड़ा सा कहने से यह बिस्तर पकड़ लेते हैं। अगर कुछ कह दिया तो ऐसा ना हो कि धरती छोड़ दे। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। शोभा जी से बर्दाश्त ना हुआ और वो एक जोरदार थप्पड़ सुभाष के गाल पर जड़ते हुए बोली, बस करो। अपने पिता का इस तरह अपमान करते हुए शर्म नहीं आ रही है क्या? वही बाप जिसने पढ़ाया लिखाया, उसके साथ इस तरह बात कर रहे हो। सुभाष, बहू तो पराई है पर तुम तो अपना खून हो। तभी राजेश जी के कराहने की आवाज़ आई, शोभा, और वो अपना सीना पकड़कर दर्द से तड़पने लगे। शोभा जी तुरंत उनका सीना सहलाने लगी, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने शोभा जी के हाथों में ही प्राण त्याग दिए। कुछ ही देर में शोभा जी की हंसती खेलती की जिंदगी मातम में बदल गई, वो भी उनके बेटे बहू के व्यवहार के कारण। पति क्या गए, शोभा जी तो पत्थर हो गई। आते जाते मीना उन्हें कुछ भी कह देती, पर अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आंखों से आंसू सूख चुके थे। बेटा भी अपना ना रहा तो पराई लड़की की बातों का क्या बुरा मानना। कुछ ही महीने बीते थे राजेश जी को गए हुए कि मीना ने तुरंत अपने सास ससुर के कमरे पर अधिकार जमा लिया और सास को छोटे से कमरे में रखवा दिया। दिन रात उनके घर का सारा काम करवाती। फिर कुछ महीनों बाद घर के रिनोवेशन के बहाने से उसने शोभा जी को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया। देखते ही देखते घर की मालकिन से शोभा जी घर की नौकरानी के रूप में बदल गई। अब क्वार्टर से आकर सारा काम करती और कोई काम रह जाता तो मीना उनके पीछे पड़ जाती, बल्कि हाथ तक उठा देती। ये सब होते होते घर में उनकी हालत घर के नौकर से भी बदतर हो गई। खाना तो दूर, कोई पानी भी नहीं पूछता था। इसीलिए अब ज़्यादातर उनका समय घर के करीब के एक मंदिर में ही बीता था। घर के काम खत्म करती तो वहीं पहुंच जाती और जो रूखा सूखा मिल जाता खा लेती। सारा वक्त मंदिर में ही ईश्वर की ओर बस एक टक निहारती रहती थी। मीना कहती कि इससे तो बुढ़िया कहीं चली जा, क्यों हमारे घर और बदनुमा दाग की तरह बैठी है। लेकिन शोभा जी पति की यादों के कारण नहीं जाती थी। एक दिन वह मंदिर में बैठी थी कि तभी अचानक एक दिन किसी के स्पर्श ने शोभा जी का ध्यान भंग किया। आंटी, मैं रूपा इसी कॉलोनी में रहती हूँ। हर रोज़ आपको देखती हूँ। सुबह दोपहर शाम आप हर वक्त इस मंदिर में ही बैठी रहती हैं। क्या कोई परेशानी है? क्योंकि मैं देखती हूँ अन्य वृद्ध महिलाएं बातें करती हैं, पर आप चुपचाप बस सुनती हैं, कुछ जवाब नहीं देती। शोभा जी बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक सोशल वर्कर हो। रूपा ने बड़े प्यार से शोभा जी का हाथ पकड़ा और बोली, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। आप मुझसे अपनी मन की बातें बता सकती हैं। समझ लीजिए, भगवान ने ही मुझे आपके पास भेजा है। शोभा जी ने डबडबाई आँखों से रूपा की तरफ देखा और बोली, मुझे अब पता चला कि आखिर लोग क्यों कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक बात बताओ, एक औरत का घर कहाँ होता है? विवाह के पहले उसके माता पिता का घर होता है, विवाह के बाद सास ससुर का घर, फिर वो घर भी उसके पति के नाम से ही जाना जाता है। जब बच्चे होते हैं
तो वो अपना सर्वस्व बच्चों पर लुटा देती है। बड़े शौक से बहू को लाती है। फिर सुनने में आता है कि वो घर तो उसके बेटे का है, तो माँ कहाँ रह जाती है। घर संपत्ति सब बेटे की है, तो माँ की जिम्मेदारी किसकी है। इतना कहते कहते शोभा जी के मन का दुख आंसू बनकर फूट पड़ा। जो आंसू सालों से पत्थर की हो चुकी थी, आज वो बरसात बनकर बरसने लगी। फिर उन्होंने अपने जीवन की एक एक बात रूपा को बताई, जो कि उनके मन की कुढ़न नहीं बल्कि समाज के खोखले नियमों का आईना था, जिसने रूपा को भी हिला कर रख दिया। रूपा ने अपना विश्वास भरा हाथ उनके हाथ पर रखा और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके साथ न्याय जरूर होगा। बहुत दिनों बाद शोभा जी का मन हल्का हुआ था, तो रूपा बोली, आंटी जी, आप मेरे साथ घर चलिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। शोभा जी बोली, बेटा, अगर घर नहीं गई और बहू को सारा काम खत्म नहीं हुआ तो वो मुझे बहुत मारेगी। इतना कहकर वो चुपचाप अपने घर लौट गई। रूपा के पति एक फौजी थे। वो नियमों से चलते थे। उन्होंने रूपा से कहा, अगर तुम उनके लिए कुछ करना चाहती हो तो नियमों के अनुसार करो, ताकि उनके बच्चों को दोबारा उन पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। रूपा ने एक संस्था और वकील से बात की। फिर जब शोभा जी मंदिर आए तो उन्हें सारी बातें बताई। शोभा जी बेटे के खिलाफ केस नहीं करना चाहती थी। तब रूपा ने कहा, क्या आप ये चाहती हैं कि जो आपके पति के साथ हुआ वो किसी और पिता के साथ भी हो? क्या अपना घर आपको नहीं चाहिए? राजेश जी की यादों ने शोभा जी की हिम्मत बढ़ाई और शोभा जी ने कागज पर तुरंत साइन कर दी। शोभा जी घर चली गई और कई दिनों तक मंदिर नहीं आई, क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी। करीब एक हफ्ते बाद जब मीना शोभा जी को काम ना करने के लिए उनको बेइज्जत कर रही थी और उनको मार रही थी, तभी रूपा कुछ लोगों के साथ उनके घर पर पहुंची और सबके सामने साक्षात सबूत पेश कर दिया। मीना सबको देखकर हक्की बक्की रह गई। रूपा ने सुभाष और मीना को कोर्ट का नोटिस दिया। सुभाष माँ से बोला, अच्छा, तो मंदिर जाकर यही गुल खिलाती थी? मीना तपाक से बोली, मैं कहती थी ना कि इनसे जल्दी से घर अपने नाम करवा लो। तुम्हारी माँ जितनी सीधी दिखती थी उतनी है नहीं। रूपा शोभा जी के पास जाकर खड़ी हो गई तो वो बोली, बहू, मैंने तुम्हें बेटा, घर, जायदाद सब पर बराबर अधिकार दिया, तो मेरी और मेरे सम्मान की जिम्मेदारी किसकी है? मेरे लिए जवाबदेही किसकी है? जब सब कुछ बेटे का है तो बूढ़ी माँ किसकी है? उसका ख्याल कौन रखेगा? अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सको तो तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मीना चिल्लाकर आगे बढ़ी, बुढ़िया, तू निकालेगी मुझे? कभी औकात देखी है तूने अपनी? एक झापड़ लगाऊंगी तो सारी अकल अभी ठिकाने आ जाएगी। मीना शोभा जी को मारने चली, लेकिन रूपा ने खींचकर 2 तमाचे मीना के गाल पर जड़ दिए और कहा, खबरदार, जो आंटी जी को हाथ भी लगाया तो। और मेरे पति फौज में है, तुम दोनों का क्या हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो। रूपा ने धमकी दी तो फौज के नाम से दोनों सहम गए और पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। दोनों अपनी दलील देते रह गए। पुलिस वालों ने दोनों का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया।
और सुभाष और मीना को घर तुरंत खाली करना पड़ा। अपनी अकड़ के चलते दोनों कहीं के ना रहे थे। शोभा जी को उनका अधिकार और सम्मान वापस मिल चुका था और ये सब रूपा के कारण संभव हो पाया था। रूपा अपने पति के साथ अक्सर उनसे मिलने आया करती और उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखती। शोभा जी ने उसका अनेकों बार धन्यवाद किया और कहा कि अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद यूं ही मर जाती। तुमने मुझे जीवन दान दे दिया बेटी। आज से तुम मेरी बेटी हो। और इसके बाद और अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन रूपा ने मना कर दिया। लेकिन मिलने जल्दी जल्दी आती रही। रूपा ने भी उनसे अपने साथ रहने के लिए कहा, मगर वो अपने पति की यादों के साथ रहना चाहती थी। वह इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती। तो रूपा ने उनकी मदद के लिए एक सर्वेंट रख दिया। अपना वही होता है जो आपका साथ दे। जायदाद के लालच में अपनों का अपमान कर उन्हें दुत्कारना, इसका बहुत बुरा अंजाम देखने को मिलता है, जैसे कि मीना और सुभाष को देखने को मिला। बुढ़ापे में माँ बाप को सब छीन कर अकेला छोड़ देने वाली संतान भी कभी सुखी नहीं रह सकी, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो अपनों का सम्मान करें और उनका ख्याल रखें। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? अपने गांव या शहर के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें, ताकि मेरे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।